अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए एग्रीमेंट टू सेल करा है और उस एग्रीमेंट टू सेल के एवज में उस प्रॉपर्टी का कब्जा आपके पास है और फिर अब या तो वह प्रॉपर्टी लीज होल्ड है या फिर और किसी कारण से उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा, तो क्या उस प्रॉपर्टी को सेलर वापस आपसे ले सकता है? यानी कि क्या वह उस प्रॉपर्टी का कब्जा आपसे वापस ले सकता है? तो इस पर कानून क्या कहता है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रभात रंजन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह अवेयरनेस प्रोग्राम पहुंच सके। तो अब अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल से किसी प्रॉपर्टी के कब्जे में आता है तो फिर वहां पर उसके क्या राइट्स होंगे, इसका प्रोविजन सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि सेक्शन 53A ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कहता क्या है। 53A, where any person contracts to transfer for consideration any movable property by writing signed by him or on his behalf, which constitutes a transfer, and transferee has in part performance of contract taken possession of the property or any part thereof, or the transferee being already in possession continues in possession of part performance contract and has done some act in furtherance of the contract, and the transferee has performed or is willing to perform his part of the contract, then notwithstanding where there is an instrument transfer that the transfer has not been completed in the manner prescribed therefore, the law for the time being for the transferor or any person claiming under him shall be debarred from enforcing any action against the transferee and the persons claiming under him any right in respect of property of which the transferee has taken or continued possession। तो 53A कहता है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल के बाद कोई व्यक्ति कब्जे में आता है या फिर अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी कब्जे में है और एग्रीमेंट टू सेल के बाद उस प्रॉपर्टी के कब्जे में कंटिन्यू रहता है, फिर अगर उस प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट टू सेल के पार्ट परफॉर्मेंस में उन्होंने कोई एक्ट करा है यानी कि पेमेंट करी है और आगे वह सारे एक्ट अपने पार्ट पे परफॉर्म करना चाहता है, विलिंग टू परफॉर्म, यानी कि उसके पार्ट पे कोई डिफॉल्ट नहीं है, वह उस एग्रीमेंट को कंक्लूड करने के लिए सारे एक्ट करने को परफॉर्म करने को तैयार है, तो उस केस में अगर वह एग्रीमेंट टू सेल रजिस्ट्री में कन्वर्ट नहीं होता तो उस केस में जो ट्रांसफेरर है यानी कि सेलर है वो उस प्रॉपर्टी में कोई राइट्स क्लेम नहीं कर सकता, यानी कि वह परचेजर को उस प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाल सकता। तो इस तरह से अगर एग्रीमेंट टू सेल से आप किसी प्रॉपर्टी के कब्जे में हैं और आपने पार्ट कंसीडरेशन पे कर रखा है और बाकी कंसीडरेशन भी देने को तैयार है, लेकिन किसी कारणवश रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, वह ट्रांजैक्शन फाइनल नहीं हो पा रहा, तो उस केस में जो ट्रांसफेरर है, जो सेलर है, जो ऑनर है, वह आपसे प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता, वह उस प्रॉपर्टी को वापस क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन यहां भी अब एक कंडीशन है, यहां पर सेक्शन 17(1)(a) रजिस्ट्रेशन एक्ट में कंडीशन यह दिया गया है कि अगर 2001 की अमेंडमेंट के बाद वह एग्रीमेंट हुआ है तो वहां पर उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर आपको 53A का बेनिफिट लेना है, और अगर 2001 के अमेंडमेंट के बाद अगर वह एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है तो 53A का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि वहां पर पार्ट परफॉर्मेंस से अपना कब्जा प्रोटेक्ट आप नहीं कर सकते। तो सेक्शन 17(1)(a) रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट, the documents containing contracts to transfer for consideration any movable property or for the purpose of section 53A TP Act shall be registered if they have been executed on or after the commencement of the registration and others related law, and if any such document are not registered on or after such commencement, then they shall have no effect for the purpose of aforesaid section 53A।
यानी कि अगर 24/9/2001 के बाद का एग्रीमेंट है तो वह एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपको 53A का बेनिफिट मिलेगा, तभी वहां पर अपना कब्जा आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर 24/9/2001 के बाद वह एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है और अगर सेलर आपके ऊपर कब्जे का मुकदमा करता है तो वहां पर अपना कब्जा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और अगर वह एग्रीमेंट उससे पहले का है, 2001 से पहले का है, फिर अगर सेलर वहां पे कब्जे का मुकदमा करता है तो आपके पास डिफेंस रहता है वहां पे कि आप 53A का प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल है। तो इस तरह से सेक्शन 53A पार्ट परफॉर्मेंस के बेनिफिट के लिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होनी चाहिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कब्जा भी हैंडओवर होना चाहिए, फिर उसके बाद ट्रांसफरी के पार्ट पे सम एक्ट करा गया हो और जो उनके पार्ट पे बाकी एक्ट होने हैं उसके लिए वह विलिंग हो, यानी कि उसके पार्ट पे जो भी परफॉर्म करना बाकी है वो करने को तैयार हो। और अगर वह कॉन्ट्रैक्ट 2001 सितंबर 2001 के बाद का है तो वह रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब ये सारे कंडीशन फुलफिल होंगे तो वहां पर उसको 53A का प्रोटेक्शन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और उस केस में जो ट्रांसफेरर है, ऑनर है, वह ट्रांसफरी से कब्जा वापस नहीं ले सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि सेक्शन 53A के प्रोटेक्शन के आधार पे आप अपना पोजेशन तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर 53A के बेनिफिट को लेकर आप पोजेशन ले नहीं सकते। यानी कि 53A में आप जाकर पोजेशन नहीं ले सकते, यहाँ पर सिर्फ आपको डिफेंस का राइट होगा। यानी कि बेनिफिट ऑफ सेक्शन 53A कैन बी टेकन एज ए सील्ड ओनली, नॉट एज ए सोल्ड। सोल्ड के तौर पे आप नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप कब्जे में हैं और ऑनर यानी सेलर उस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, कब्जे में आप हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो परचेजर होगा उसके क्या राइट्स होंगे और फिर आपके क्या राइट्स रह जाएंगे उस प्रॉपर्टी में? तो इस बात की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।